चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। इस बार अब हम क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट यूज करेंगे, जैसे कि रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, फिर इनके कॉम्बिनेशन, और हम चेक करेंगे कि सर्किट कैसे बिहेव करता है जब उसके अंदर हम एसी सिग्नल देते हैं। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट प्योरली रजिस्टर्ड सर्किट। प्योरली रजिस्टर्ड सर्किट। प्योरली रजिस्टर्ड का मतलब ओनली रेजिस्टेंस प्रेजेंट है बच्चों, और सीधा मैंने इसको सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, एसी सिग्नल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। आपको पता है, मान के चलो कि इनिशियल करंट पहले इसी डायरेक्शन में जा रहा है आपका आई, और जो आपका वोल्टेज है वो V इज इक्वल टू, या हमको वैसे इसको एग्जैक्टली ऐसे लिखना चाहिए, V ऑफ t इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपका रेजिस्टेंस R। आपको पता है इस सर्किट में और तो कुछ है नहीं। अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब कि बच्चों यहाँ पे इक्वेशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे नीचे V। अगर मैं लूप लगाने की कोशिश करूं तो आपको लूप लगाने आता है, क्या होता है, V ऑफ t माइनस आई आर इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि आपको पता है करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसको मैंने इनिशियली पॉजिटिव मान लिया, इसको नेगेटिव मान। तो मेरी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर आई की वैल्यू हो जाएगी V ऑफ t अपॉन आर। सर V कितना आपका V था बच्चे आपका V नॉट साइन ओमेगा नॉट टी, सॉरी ओमेगा, ओमेगा नॉट टी अपॉन में आर। अब देखो, ये वी नॉट अपॉन आर को मैं थोड़ी देर के लिए मान क्या सकता हूँ बच्चों, आई नॉट मान सकता हूँ। तो मेरी जो विलॉस, जो मेरा करंट आ गया वो कितना आ गया बच्चों, आई नॉट साइन ओमेगा टी आर। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों सभी को? सभी को क्लियर हो गया? सर। हाँ जी। सर ये उसी के अंदर लिखा है। इसके अंदर हेडिंग आपने लिखवाया था, पावर ऑफ सोर्स और लोड इन एसी सर्किट। ये क्या लिखा है, ये क्या आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर कुछ नहीं दिखाई दे रहा क्या, स्क्रीन ब्लैंक आ रही है क्या आपकी? सर है ना? प्योरली रेजिस्टेटिव सर्किट ऐसे कुछ लिखा हुआ है। बस तो वही लिखना है फिर। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? यस सर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो बच्चे, एक है मेरा V ऑफ टी, जो कि आपका V नॉट साइन ओमेगा टी आपने अप्लाई किया, आपका I ऑफ टी आ गया। आपका I ऑफ टी कितना आ गया बच्चों, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर अगर मैं कल का एक बार जल्दी से रिमाइंड करूं, मैंने क्या देखा था बच्चों, मैंने देखा था वी टी था मेरा V नॉट साइन ओमेगा टी, और आई टी अगर मैंने एज्यूम किया था कि कुछ ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वजह से आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई आ गया, ओमेगा टी प्लस फाई आ गया। मुझे बताओगे रजिस्टिव सर्किट में फाई कितना है, रजिस्टिव सर्किट में फाई कितना है बच्चों? फाई की वैल्यू कितनी लग रही है आपको? जीरो। इतना टाइम क्यों लग रहा है? जीरो ही तो है भाई, कंपेयर तो अभी आपको मैंने करवाया। फाई की वैल्यू जीरो हो गई, फाई की वैल्यू क्या वैल्यू होगी, जीरो। अब मुझे बताओ पी एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर पी एवरेज आपने बताया था वी आर एन एस आई आर एन एस इंटू कॉस फाइव। कॉस फाइव की वैल्यू, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है बच्चों, वन। आई आर एन एस की वैल्यू क्या होगी, जो भी था आई नॉट डिवाइड बाय रूट टू। वी आर एन एस की क्या होगी, सर वी नॉट डिवाइड बाय रूट टू। सर आपने अभी आई नॉट भी लिया था, वी नॉट बाय आर, ये भी ले लें, बिल्कुल ले लो। तो वी नॉट बाय टू हो जाएगा, रूट टू टू, ये हो जाएगा वी नॉट बाय आर, तो हो गया वी नॉट स्क्वायर बाय टू आर। ऐसे आप पावर निकाल सकते हो। तो इसमें ये जनरल जो फॉर्मूला तो कॉस्ट का मैंने है ये आपको करवाई उसका थी। है क्या, ये एफिशिएंसी से रिलेटेड जो होता है? एफिशिएंसी से रिलेटेड होता है, करेक्ट, पर इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, जो अभी मैं अच्छा। थोड़े टाइम बाद बताऊंगा आगे जाके। क्लियर हो गया बच्चों, क्या पॉइंट क्लियर हो गए सभी को? यस सर। एवरीवन क्लियर दिस पॉइंट, है ना? और अगर बाय चांस वो हीट पूछ ले, हीट आपको पता है हीट क्या होती है, पी एवरेज इंटू डी टी इंटीग्रेशन। सर यहाँ पे तो पी एवरेज टाइम से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो सिंपल मैं लिख सकता हूँ पी एवरेज इंटू टाइम टी, खत्म। वो कितना हो गया बच्चों, वी नॉट स्क्वायर अपॉन टू आर, यहाँ पे आ जाएगा टाइम, खत्म हो गया बच्चों।
अब यहाँ पे बच्चों एक फेजर डायग्राम होता है, फेजर डायग्राम होता है, फेजर डायग्राम। अब ये सर ये नया चीज क्या आ गया, फेजर डायग्राम। देखो कुछ नई चीज नहीं है। फेजर डायग्राम बच्चों रिप्रेजेंट करती है, फेजर डायग्राम लिख लो पहले, लिख लिया सभी ने, लिख लेना बच्चों ये वाला पॉइंट, लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखो फेजर डायग्राम, देखो फेजर डायग्राम से बच्चे हम ये वेक्टर फॉर्म में होता है, इमेजिनरी वेक्टर फॉर्म में होता है, जिसमें हम बस ये पता करते हैं कि कौन कितना एंगल आगे या पीछे। जो आपने फाई निकाला वो यही है। देखो हम यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं कि आई वेक्टर है आई टी, वो आपका आई है, ठीक है, या तो इसको बेस मान लो या वी को बेस मान लो, जो भी आपको लगे उसको बेस मान लो। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उस सर्किट का दूसरी वैल्यू निकालते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आई ले लिया, मैंने आई ले लिया बच्चों। जैसे ही आपने आई लिया, आपको वी बताना, वी कहाँ पे होगा। पहले मुझे बताओ, अगर बाय चांस वी यहाँ पे होता तो इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होता, लेकिन अभी आपने चेक किया वी और आई के बीच में एंगल ही नहीं है। क्यों? देखो दोनों का क्या है, दोनों के दोनों तो साइन दोनों थीटा, सेम फेज में होंगे। साइन थीटा है, दोनों में कोई एंगल ही नहीं है। अगर दोनों में एंगल नहीं है, इसका मतलब कि जिस डायरेक्शन में आई है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, उसी डायरेक्शन में वी होगा। क्या इस बात को सभी मानते हैं कि नहीं मानते? यस और नो, यस और नो बच्चों, क्लियर यस हो सर। गए पॉइंट? लेकिन मुझे बताओ, वी है आपका वी नॉट, आई नॉट क्या है, वी बाय आर। तो आई बड़ा है कि वी बड़ा है इस केस में? बताओ, आई बड़ा है कि वी बड़ा है? वी बड़ा है, तो मतलब वी की लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी और आई की लेंथ बच्चों थोड़ी कम होगी। तो एग्जैक्ट डायग्राम बच्चे आपका ये बनेगा, ये है फेजर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। आगे जाके और क्लियर होता रहेगा जब हम अदर अदर सर्किट के यूज करते रहेंगे। ये आ गया आपका एग्जैक्ट डायग्राम, ये बनाना। क्लियर एवरीवन? क्या ये बात क्लियर हो गई? सभी को बात क्लियर हो गई? Yes, sir. यस सर। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मान के चलो कि अगर इक्वेशन ऐसे, ध्यान से देखो, अगर इक्वेशन है ऐसी, आई टी इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी माइनस के 45 डिग्री, और वी टी दे रखा है बच्चों 20 साइन ओमेगा टी दे रखा है। अगर आप आई टी को ध्यान से देखो, अगर आप आई को बेस मान के चल रहे हो, तो मुझे बताओ किसमें कौन सब, किसमें ज्यादा एंगल है, कौन लैगिंग कर रहा है, कौन अहेड कर रहा है एंगल? आप बोलोगे सर आई तो 45 एंगल पीछे है, इसका मतलब वी आगे है। अगर आपने आई को बेस माना तो उसका मतलब वी आगे हो गया। सर वी कितना आगे हो गया? सर वी हो गया 45 डिग्री। इसका मतलब कि जो वी ड्रॉ होगा ना बच्चों, ये ड्रॉ होगा, कितना एंगल? 45। समझ में आ गया सभी को? क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? सभी को पॉइंट क्लियर हो गया ये वाला? Yes, sir. यस सर। अगर गलती से आप बोलते नहीं नहीं नहीं, सर मैं वी को मानता हूँ बेस, मान लो भैया कोई दिक्कत नहीं, सर आई में 45 एंगल कम हो रहा है। सर आपने समझाया था जब एंगल नेगेटिव होता है तो उसको हम कौन सी डायरेक्शन में लेते हैं बच्चों? क्लॉकवाइज लेते हैं। तो क्लॉकवाइज का मतलब नीचे की तरफ आएगा बच्चों। कितना एंगल? 45। दोनों फेज डायग्राम क्या है? दोनों फेज डायग्राम बिल्कुल सेम ही है। अब सन में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब तो पॉइंट क्लियर हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेना है। क्लियर हो गए सभी को? गर्वित दिवस क्लियर है? लक्ष्य, शिवम, मारुल, वंश, Yes, sir. Yes, Yes, sir. यानी बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम करते हैं, देखो अब थोड़ा सा लगाएगा तो अब आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपको बताना अगली बात कि सर किस डायरेक्शन में मैं लूं। ठीक है बच्चों? तो पहला हमने ले लिया था, कौन सा ले लिया था? रेजिस्टिव ले लिया था। अब हम लेंगे बच्चों कौन सा? अब हम लेंगे आपका कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। लिखो सेकंड सर्किट है आपका प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। सर कैपेसिटिव सर्किट तो हमने पढ़ रखा है सर, तीसरी बार हम पढ़ रहे हैं। पहली बार पढ़ा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में, दूसरी बार पढ़ा हमने सर ईएमआई में, अब तीसरी बार फिर पढ़ रहे हैं। सर सेम कॉन्सेप्ट है बिल्कुल बच्चे, सेम ही कॉन्सेप्ट है। आपको पता है जैसे मैं इसके अंदर वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, चार्ज स्टोर होने लग जाएगा। चार्ज स्टोर होगा तो एक टर्मिनल पॉजिटिव बन जाएगा, एक टर्मिनल नेगेटिव बन जाएगा। मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है,
सर यहाँ पे मैंने वोल्टेज अप्लाई की, कौन सी सर, जो पहले वाले में अप्लाई की थी वही अप्लाई किया, वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे करंट जा रहा है। सर इसके क्रॉस जो वोल्टेज होती है वो आपको पता है, फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, Q इज इक्वल टू सी वी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्या लगाने की कोशिश करूं बच्चे, अगर मैं यहाँ पे केवीएल लगाने की कोशिश करूं, तो मुझे बताओ ये वी आएगा पॉजिटिव आपका वी ऑफ टी, फिर आएगा माइनस के वी सी इक्वल टू जीरो। वीसी मतलब कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितनी है बच्चों, क्यू बाय वी है, कितनी है बच्चों, क्यू बाय वी है, सॉरी क्यू बाय सी, क्यू बाय सी है, वो आ गया वी टी। यहाँ तक किसी को डाउट, डाउट है क्या बच्चों? तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई सी वी टी, वी टी की वैल्यू कितनी है बच्चों, वी टी की वैल्यू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्या मैं इसको क्यू नॉट मान सकता हूँ बच्चों, थोड़ी देर के लिए क्यू नॉट मान सकता हूँ मैं इसको? यस सर। ये निकल गया। सर करंट कैसे निकालूंगा बच्चों, मुझे करंट कैसे निकालना चाहिए आप बताओ, कैसे निकालूं मैं करंट, करंट कैसे निकालूं मैं? फिर क्यू डी टी हो जाएगा। आई इज इक्वल टू डी क्यू क्यू बाय डी बाई डी टी। टी। सर इसको टाइम से डिफरेंशिएट कर दो। सर जैसे ही मैं बच्चों टाइम से डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा बच्चों क्यू नॉट, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, कॉस ओमेगा टी इनटू में ओमेगा बाहर आ जाएगा। मानते नहीं मानते बच्चे इसको, है ना? ठीक है, ये आ जाएगा। तो आपका आई कितना आ गया, अगर मैं इसको आई लिखूं तो कितना आ गया बच्चों, इसको क्यू नॉट को भी मैं लिख रहा हूँ सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी नॉट अपॉन वन माइनस ओमेगा सी। ठीक है, और इस कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरा साइन बन जाए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। अब देखते हैं क्या होगा, साइन पाई बाय टू प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या मैंने सही लिख रहा हूँ? दो बार दोबारा चेक कर लो, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, बिल्कुल सही लिखा है मैंने। हाँ जी बच्चों, कोई डाउट यहाँ पे किसी को भी, देख चेक कर लो अच्छे से, चेक कर लिया सभी ने? यस सर। अब दोबारा एक बार प्रीवियस वाली क्वेश्चन, एक बार इक्वेशन देखते हैं। देखो सर आपने ना यहाँ पे लिया था आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर, अगर ये करंट है तो सर ये करंट होना ही चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर होता है, मतलब वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। सर यहाँ पे एक बार अगर आप ढंग से बताओ, सर आई इज इक्वल टू वी नॉट तो है, लेकिन सर ये क्या चीज है? इसी चीज को ही बच्चों ध्यान से सुन लो, इसी चीज को ही बोलते हैं बच्चों कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन अपॉन में ओमेगा सी को बोलते हैं, मल्टीप्लाई में बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस होता है यहाँ पे बन जाता है बच्चों वो रिएक्टेंस। सर यहाँ पे कैपेसिटिव क्यों लगा, क्योंकि ऐसे इंडक्टिव रेजिस्टेंस जाएगा, इसलिए बस दो नाम दे दे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस। आपको हैरानी होगी इस बात की, इसकी यूनिट क्या होती है, वन अपॉन ओमेगा सी की याद रखनी है, इसकी यूनिट होती है ओम। क्यों सर, वोल्टेज अपॉन ओम ही तो करंट देता है, तो उसकी यूनिट भी क्या होगी बच्चों, ओम होगी। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों, एक्स सी से। तो आपका जो एक्चुअली में एक्स सी है वो कितना हो गया बच्चों, वन अपॉन में ओमेगा सी। ये नई चीज आई है आपके लिए। सर ओमेगा आपने बहुत पहले भी बताया था, मैं टू पाई एफ होता, तो वो भी पुट कर दो, बिल्कुल बच्चे टू पाई एफ सी। यहाँ तक बताओ, सभी को क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। यस सर। yes तो sir, अगर आप ध्यान से देखो, रटना नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास आई टी जो आया वो क्या आ गया, वो आया बच्चों वी नॉट अपॉन एक्स सी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। ठीक है, अब मुझे कोई बताएगा, देखो यहाँ पे करंट है ये और वोल्टेज है, क्या यहाँ पे फाई कितना बच्चों, फाई फाई कितना आ गया यहाँ पे, पाई फाई बाय टू। पाई बाय टू आ गया। अब मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पे जो कॉस फाई होता है बच्चों वो होता है पावर फैक्टर। क्या होता है बच्चों वो,
पावर फैक्टर बताता हूँ। अभी मैं बताऊंगा पावर फैक्टर का मतलब क्या होगा। अभी पावर फैक्टर होगा, अच्छा कॉस कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू 0 सही है। 0 हो गई। बात तो सही है। सर एक बार पी एवरेज निकाल के दिखाना। सर पी एवरेज क्या होगा बच्चे? जो शुरू में बताया था, वी आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस फाइव। इसका मतलब कि ये जो जो 0 भी होगी, जाएगा। ये तो जीरो है। तो सर पी एवरेज जीरो होती है क्या? यस बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैपेसिटर के अंदर एवरेज पावर डिसिपेशन जीरो होती है। सर ऐसे क्यों? ऐसे क्यों सर? मुझे नहीं आया समझ में ऐसे क्यों, अभी बताऊंगा। अभी के लिए इतना याद रखना है, एवरेज पावर जीरो होते है। ये तो याद रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? यस और नो? यस यहां सर। तक तो किसको डाउट नहीं है कि है डाउट? नहीं है सर, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अरे सर एक बार वीआरएमएस निकाल के तो दिखा दो, बाई चांस एग्जाम में दे दे तो वही बात है बच्चों। वीआरएमएस क्या होगा? वी नॉट डिवाइड बाय रूट टू। सर आईआरएमएस भी बता दो। आईआरएमएस होगा बच्चों आई नॉट डिवाइड बाय रूट टू। सर आई नॉट आपने निकालना सिखाया था, वी नॉट डिवाइड बाय एक्स जेड, एक्स सी सॉरी एक्स सी। और ये कितना था बच्चे? रूट टू। तो एक बार दोबारा, एक्स सी कितना था बच्चे आपका? 1 अपॉन में ओमेगा सी। तो ये बन गया वी नॉट ओमेगा सी अपॉन में रूट। कुछ भी नहीं रखना। देखो अभी तक हम, इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, लेकिन गड़बड़ क्या होते हैं, फॉर्मूले बहुत सारे हैं। तो फॉर्मूला रटना नहीं है, जल्दी से बना के क्वेश्चन में ये वाला रिजल्टेंट लेके आना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिजल्टेंट लाना। बस ये चीज ध्यान रखनी है। हाँ जी बच्चों, लिख लिया यहाँ तक सभी ने? सभी ने लिख लिया? यस सर। यस सर। ठीक है। ठीक है। अब होता क्या है, ये आ गया, ये आ गया, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं, बस फेजर डायग्राम रहेगा। अब फेजर डायग्राम दो बना देंगे। देखो पहले अगर आपने आई को मान लिया ये, तो आई में तो सर पहले से पाई बाय 2 एंगल ज्यादा है, तो वी में कम कर दो। वी में कम कर दो तो ऊपर आएगा कि नीचे आएगा मुझे बताओ? अगर मुझे वी, अब मैंने आई को बेस मान लिया, तो वी मेरा नीचे आएगा कि ऊपर आएगा? बताओ बच्चों, कहाँ पे आना चाहिए? ऊपर के नीचे? क्योंकि आई सर एंगल 45 एंगल ज्यादा है, सॉरी 90 एंगल ज्यादा है। कहाँ पे आएगा? नीचे आएगा कि ऊपर आएगा? सर भी लैग करेगा फिर। लैग करेगा तो लैग वाला कहाँ पे आता है? नीचे। नीचे की तरफ आता है। वेरी गुड। से बन जाएगा नीचे भी बन गया। कितना एंगल लैग कर रहा है? 5/2। पाई बाय 2 एंगल लैग कर रहा है। बात खत्म। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लो। इन कैपेसिटर, इन कैपेसिटर, इन कैपेसिटर करंट इज अहेड, करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय फेज ऑफ पाई बाय 2। स्टेटमेंट क्यों लिखवा रहा हूँ? ये आती है एग्जाम, जे एग्जाम में स्टेटमेंट बेस पे भी क्वेश्चन आया था, तो पता रहना चाहिए। फेज डायग्राम भी पता होना चाहिए। बेस का फेज डायग्राम ये होता है ताकि पता रहे कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही। हाँ जी बच्चों, लिख लिया सभी ने? लिख लिया? Yes, sir. यस सर। अगर थोड़ी देर पहले अगर आपको याद हो, जब हमने एक बार, याद है हमने एलसी सर्किट पढ़ा था बहुत टाइम पहले, मैंने बोला था जब एलसी सर्किट में रेजिस्टेंस आ जाता है तो क्या करता है बच्चों? ऑक्सीलेशन को रिड्यूस कर देता है। यहाँ पे ना इंडक्टिव है ना ही रजिस्टिव है, यहाँ पे ओनली क्या है? कैपेसिटिव है। कैपेसिटिव कैसे काम करता है? तो देखो ध्यान से देखोगे, कैपेसिटिव में करंट मेरा क्या है? करंट, अगर ध्यान से देखो वोल्टेज क्या है? एक बार डायग्राम बना के देखते हैं। सर ये मान के चलो वोल्टेज है। बात तो सही है, ये वोल्टेज मान लिया हमने, ठीक है। और करंट क्या होगा बच्चों? करंट, करंट था सर पाई बाय 2 एंगल ज्यादा। पाई बाय 2 एंगल ज्यादा तो पाई बाय 2 से पहले स्टार्ट होगा। मतलब ये जीरो होता है बच्चों, ये पाई होता है, और आप सभी को पता है 2 पाई होता है। ये हो गया पाई बाय 2। तो मैंने बोलता जब अहेड होगा तो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से।
इस तरीके से चलेगा ये। ठीक है, ये होगा। ठीक है बच्चों, ये निकलेगा। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्योंकि क्या होता है, पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट ही तो होता है, तो वोल्टेज इंटू करंट निकाला। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है, कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है। ध्यान से देखो, ये कम हो रहा है और ये क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। तो इसकी वेवफॉर्म क्या होगी बच्चों, इस तरीके से हो जाएगी। क्योंकि इस पॉइंट पर ये जीरो है तो जीरो से स्टार्टिंग होगी, इस पॉइंट पर ये जीरो है तो इसकी जीरो पे एंड करनी पड़ेगी। तो वेवफॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों, कुछ ऐसी बन जाएगी आप, इस तरीके से। और आपको पता है कि जब भी कोई कंप्लीट साइकिल बनती है तो उसकी एवरेज क्या हो जाएगी बच्चों, एवरेज वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। एवरेज वैल्यू क्या होती है बच्चों, जीरो बन जाती है। बस इस वजह से क्या होती है हमारी। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है प्रैक्टिकल, ये तो हमने मैथमेटिकली वेव फॉर्म भी देख लिया, दो तरीके से जान लिया। देखो, कैपेसिटी एक ऐसा एलिमेंट है जो एनर्जी को स्टोर करता है। एनर्जी को क्या करता है बच्चों, स्टोर करता है। क्या वो देता भी है एनर्जी, मुझे बताओ, क्या कैपेसिटर एनर्जी देता है कि नहीं देता, यस और नो। हाँ जी बच्चों, तो क्या जब कैपेसिटर एनर्जी देता है कि नहीं एक्सटर्नल देता, देता एक्सटर्नल है वोल्टेज हट जाएगी। ना, देता है ना। वो लेता भी है कैपेसिटी और देता भी है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ले लेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या करेगा बच्चों, दे देगा। तो लेता भी रहेगा देता भी रहेगा, इसका मतलब कि इसके अंदर पावर, इसलिए खुद पावर कंज्यूम नहीं करेगा, ये लेता भी रहेगा देता भी रहेगा। रजिस्टर क्या काम करता है, ओनली लेता रहता है, देता ही नहीं है। तो अपने अंदर जब वो लेता रहेगा तो पावर को क्या करेगा, डिसिपेट करता रहेगा, डिसिपेट करता रहेगा, डिसिपेट करता रहेगा। ये होता है फर्क। समझ में आ गया सभी को बच्चों, क्लियर हो गया ये पॉइंट अच्छे से, एवरीवन। यस सर। जिसकी यस आवाज नहीं सर। आ रही, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, थर्ड, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो प्योरली इंडक्टिव में क्या होगा बच्चों, इंडक्टर होगा, ठीक है, एक सप्लाई होगी मेरी, एसी सप्लाई। ठीक है बच्चों, ये इंडक्टर है एल, ये करंट है आई, ये पॉजिटिव नेगेटिव, वी ऑफ टी क्या है सर, भैया मेरा जो हम लेके जा रहे हैं, वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है सर। सर इसका मतलब कि जो ये वोल्टेज है, यही वोल्टेज इसके बराबर होगी, सेम सेम, है ना। तो आपको पता है वी ऑफ टी किसके बराबर हो गया बच्चों, वीएल के। आपको याद हो वीएल की इक्वेशन लिखवा चुका हूँ, एल डी आई बाई डी टी होती है, क्या होती है बच्चों, एल डी आई बाई डी टी, याद करो हमने इसमें पढ़ा था, ईएमआई में, है ना। सर वीटी की वैल्यू भी लिख दो, वीटी की वैल्यू लिख देंगे बच्चों, कितना होता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, नीचे ले लो एल, इक्वल टू में डी आई बाई डी टी। सर इसको इंटीग्रेट कर दे क्या, बिल्कुल कर देंगे बच्चों, वी नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। जैसे मैंने इंटीग्रेशन बोथ साइड किया, आई बन गया डी टी, डी आई बन गया आपका आई टी, वी नॉट बाय एल तो पहले से कांस्टेंट था। साइन का अगर थोड़ा बहुत याद हो, इंटीग्रेशन तो होता है माइनस के कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, याद है किसी को, याद है कि नहीं याद है, यस सर। यस सर। ठीक है। और याद करो यहाँ पे हम सी भी लेके चलते हैं। सर सी के लिए, क्योंकि ये यहाँ पे तो वो है ना, इंडेफिनेट इंटीग्रल है, लेकिन इनिशियली मैंने कुछ बोला नहीं कि स्टोर है कि नहीं, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। लिख लो क्यों, देयर इज नो एनी इनिशियल, देयर इज नो एनी इनिशियल magnetic energy stored in the inductor, there is no any initial magnetic energy stored in the inductor, or there is no initial current in the inductor, दोनों लिख सकते हो, there is no initial current in the inductor। लिख लिया बच्चों, सभी ने लिख लिया, सभी ने लिखा कि नहीं लिखा। यस सर। तो यस मेरा सर। फाइनली आईटी का बन गया, देखो आईटी आराम से लिखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। सर ये ओमेगा को एल के साथ लिख लूं क्या, बिल्कुल लिख लो, ओमेगा एल बन गया, या ओमेगा एल बन गया।
सर ये बन गया माइनस का कॉस थीटा। सर मैं तो इससे घबरा जाता हूँ बच्चों, माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कैसे लिखें? सर माइनस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, पहले आप साइन के बारे में लिखो। कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट करोगे? साइन है ना, तो साइन में तो लिखना ही पड़ेगा। सर मुझे पता है, हम 90 minus लिखेंगे theta. साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। इसको तो हम लिख सकते हैं, अभी माइनस बाहर रहने दो। सर माइनस को अंदर ना ले जाओ, आपको पता है, हमें पता है साइन, जो हमारा ये माइनस के Sin साइन minus थीटा theta. इसके बराबर होता है साइन Sin माइनस theta. थीटा। माइनस Minus अंदर theta. ले जाऊं क्या? बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल सही बात है, अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो मेरा बन जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के π/2। ओ सर इसमें तो इस बार करंट लैग कर रहा है कि वोल्टेज लैग कर रहा है बच्चों? इस बार कौन लैग कर रहा है? करंट Current. लैग कर रहा है कि वोल्टेज? आप बोलोगे सर इस बार माइनस एंगल आ गया आई के पास, पहले वाले में क्या था? पहले बता, आई के पास पॉजिटिव एंगल था, इसलिए करंट क्या कर रहा था? अहेड था, लिखवाया था ना अहेड। यहाँ पे करंट क्या कर रहा है बच्चों? लैग कर रहा। तो पहला पॉइंट तो आपको यही मिल गया, तो लिख लो, साथ साथ मिल गया तो लिखो, लिखो हियर करंट इज लैगिंग behind the voltage, current is lagging behind the voltage in inductor by फेज, कितना, कितने फेज से लैग कर रहा है? आप बोलोगे π/2 फेज से लैग कर रहा है। हाँ भी लक्ष्य, लवन्य, मारुल, शिवम, वंश क्वेश्चन में आ रहा है? सर लास्ट में वाली आ रहा लाइन है फिर कि से नहीं बोल आ रहा है? दीजिए। सर मुझे सब समझ आ रहा है सर, एक बार लास्ट वाली लाइन फिर से बोल दीजिए। क्या कह रहे हो? जो आपने लास्ट वाली लाइन बोली थी ना, लैगिंग बिहाइंड कंडक्टर वाली, वो वाली एक बार इन फिर से बोल दीजिए। इंडक्टर करंट इज लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज π/2। अच्छा सर एक चीज बताओ, ये तो मुझे समझ में आ गया सर, ये एक बार ये बताओ, अगर इसको तो मुझे आई नोट तो मानना ही पड़ेगा। सर इस बार क्या मैं, यहाँ पे इंडक्टर था तो यहाँ पे एक्स एल पुट कर दूं, इंडक्टिव रिएक्टेंस? बिल्कुल बच्चे पुट कर दो, क्या दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। तो आपका एक्सएल क्या है बच्चों? एक्सएल आपका है इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसकी वैल्यू क्या होती है? ओमेगा एल। उसकी क्या थी? एक्ससी की वैल्यू 1 में ओमेगा सी, एक्सएल की वैल्यू है ओमेगा एल। ठीक है, बात तो ठीक है। तो सर इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? यूनिट क्या होगी इसकी यूनिट? सर क्या बात करोगे, तो बताई थी आपने, ओम होती है। बिल्कुल ओम होती है, Ohm. बिल्कुल ओम होती है। सर में आया कि नहीं आया? आ गया सर, ठीक है। तो मुझे बताओ वी आर एम एस की वैल्यू क्या होगी? वी आर एम एस की वैल्यू, सर वी आर एम एस की वैल्यू होगी वी नॉट डिवाइड बाई √2। बात तो सही है। आई आर एम एस की वैल्यू क्या होगी? आई नॉट डिवाइड बाई √2। सर आई नॉट कितना है इसमें? अभी आपने निकाला वी नॉट √2 ओमेगा एल, बस। अच्छा बच्चों यहाँ पे फाई कितना है? फाई, फाई कितना है यहाँ पे? फाई Minus π/2. आपने बोला -5/, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो कॉस फाई कितना हो जाएगा? अभी भी कॉस फाई क्या हो 0. जाएगा आपको पता है? जीरो ही होगा। अगर कॉस फाई जीरो हो गया तो पी एवरेज कितना हो गया? पी एवरेज वो भी 0. वो भी जीरो, वो भी जीरो, क्या बात कर रहे हो, वो भी जीरो। समझ में आ गया सभी को? यहाँ तक कोई डाउट क्या? किसी को डाउट है क्या यहाँ तक? नो सर। बाकी क्या सो रहे हैं? Yes, sir. दिवस गर्वित, सो रहे हो क्या बच्चे? नींद आ यस रही सर, है? हो गया सर. हो गया सर। हो गया। अब मुझे बताओ दिवस, तुम बताओ, अगर मैंने करंट को बेस मान लिया तो वोल्टेज कहाँ बनाओ? ऊपर बनाओ कि नीचे बनाओ? ऊपर. ऊपर बनेगा, क्यों? सर इस बार करंट लैग कर रहा है, या तो आप वोल्टेज को बेस बनाते, पर अगर वोल्टेज लीड कर रहा है इस बार तो ये बन जाएगा 90 डिग्री। एग्जाम में ये भी आ सकता है सर, वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड द करंट। सुन ले भाई, अगर एक क्वेश्चन है वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड द करंट, तो क्या उसके अंदर कैपेसिटर होगा कि इंडक्टर होगा? दोबारा सुनो, वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड द करंट, क्या उसके अंदर इंडक्टर होगा कि कैपेसिटर होगा? गर्वित, लवन्या बताओ क्या कैपेसिटर। होना चाहिए? कैपेसिटर होगा, बिल्कुल सही बात। क्यों? क्यों होगा? क्योंकि वहां पे बच्चों करंट लीड कर रहा है। सभी को क्लियर हो गया बच्चों? यस और नो? क्लियर Yes, एवरीवन? sir.
Yes, Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बच्चों आपका एसी सर। अब होगा नेक्स्ट आपका चौथा आरसी सर्किट। अब आएंगे इनके कॉम्बिनेशन, आरसी, आरएल, एलसी, आरएलसी, यहां तक पहुंचेंगे हम। ठीक है, ये हो गया रजिस्टर, ये कैपेसिटर, ये सप्लाई, वी ऑफ टी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये आर, ये सी, क्यू इज इक्वल टू सी वी, एक जाएगा करंट आई। ठीक है, मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए, मान के चलते हैं, मानना क्या है, होगा ही होगा। यहाँ पे वोल्टेज होगी बच्चों वी आर, यहाँ पे वोल्टेज होगी बच्चों कैपेसिटर के क्रॉस वी सी। तो आपको पता है जो टोटल वोल्टेज होगी वो टोटल वोल्टेज किसके बराबर होगी? या तो मैं के से लगा दूं, सॉरी केवीएल लगा दूंगा, इसके बराबर होगी, या फिर मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ वी टी विल बी इक्वल टू वी आर प्लस वी सी। सर वी आर क्या होता है आपको पता है? वी आर होता है आई अपॉन आर, बात ही खत्म। सर वीसी क्या होता है? वीसी, सर वीसी होता है क्यू बाय सी, क्यू बाय सी होता है, बिल्कुल बात तो सही है, क्यू बाय सी होता है। और ये क्या है बच्चों? वी नॉट I into R. टाइम ओमेगा। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? Yes, sir. yes, अब हम क्या करें सर? अब इसका डेरिवेशन कैसे निकालें? ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। कोई मुसीबत नहीं है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। So V is equals to IR. वी इज इक्वल टू, ओ सॉरी सॉरी IR. सॉरी, हाँ सही कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा, वी इज इक्वल टू आई आर होगा यहाँ। ध्यान ना देते, आधे बच्चे तो सोते रहते हैं क्लास में। बिल्कुल सही बात। बच्चों मुझे बताओ, आई और क्यू में रिलेशन पता है हमें? तो हमें तो पता है रिलेशन आई और क्यू में क्या होता है। सर आई इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाय डी टी होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों? डी क्यू बाय डी टी होता है। होता है कि नहीं होता? यस और नो? ठीक है, yes, sir. तो इस जैसे ही मैं ये वाली इक्वेशन यूज करूंगा, या तो इस पूरी इक्वेशन को क्या करो, डिफरेंशिएट कर दोगे। ठीक है, तो डी आई बाई डी टी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी आई बन जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। डी क्यू बाई डी टी सोल्व करना नहीं, तब भी कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इट इज बेटर कि ये आई है, ये डी क्यू बाई डी टी है, आई में आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी आर और ये। ठीक है, ठीक है, डिफरेंशिएट कर दो, पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे बच्चों, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? या डिफरेंशिएट मत करो, क्यू की फॉर्म में निकाल दो, बाद में कर लेंगे डिफरेंस। तो ये बन गया वी नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू, आई की जगह पुट कर दो डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी। अगर थोड़ा बहुत आपने मैथमेटिक्स पढ़ा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन गई? चेक करना एक बार, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट Yes, ऑर्डर sir. डिफरेंशियल इक्वेशन याद है कुछ? मेरे ख्याल से, मुझे याद करने दो, मेरे ख्याल से कुछ ऐसे होता है डी वाई बाय डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू वाई को, नहीं, एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स, कुछ ऐसे होता है क्या? है ना, इसको तो बोलते हैं लीनियर, है ना? तो कुछ वैसे ही तो बन गए, देखो वाई की जगह आठ क्या से बन डिवाइड गई, करने डी पे आ क्यू जाएगी. बाय डी टी, हाँ मतलब कांस्टेंट ही है ना वो तो। और क्यू यहाँ पे है, ये बन जाएगा क्या बच्चे, वन अपॉन में आर सी इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाय आर साइन ओमेगा टी। यस और नो बच्चों? आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. Yes, है ना? sir, समझ। इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं? क्यू की वैल्यू कैसे निकालें इसमें से? Integrating factor से. इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं फिर जल्दी। हाँ करो करो करो, जो भी करोगे इतना बड़ा सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम में जैसे क्वेश्चन मेरे ख्याल से आते तो हैं, तो वही करना पड़ेगा आपको। करके निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते शायद इसका निकालते हैं ना, ए रेस्ट टू पावर करके, जितना मुझे याद आ रहा। ऐसे कुछ करते हैं क्या? Yes, sir.
आर टी डी टी, मेरे ख्याल से बन गया ई रेज टू पावर टी अपॉन आर सी, यही बन गया। हाँ जी, यस सर। सही निकाला मैंने? तो लिखिए। एक मुझे याद कर दे, मेरी भी थोड़ी मेमोरी शार्प हो जाए। मेरे ख्याल से होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग ऑफ दिस पूरा फंक्शन कुछ और भी मल्टीप्लाई होता है क्या यहाँ पे? सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी इंटीग्रेटिंग होता है, फैक्टर भी इंटीग्रेटिंग। होता है, ठीक है ठीक है, बस बस बस, ठीक है। ओ ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, अरे इतना बड़ा क्या करें, इतना बड़ा तो सोल्यूशन ही कैसे करेंगे, चलो भाई कर लो, सीख लो कुछ, इतना बड़ा आता नहीं। तुम्हें लैपलास बताएगा, लैपलास ट्रांसफॉर्म बताएगा तुम्हें? नहीं बताया शायद। छोड़ दो फिर, छोड़ दो, यही करना पड़ेगा, कोई हमारे पास तो भाई ऑप्शन की ही नहीं जगह है भाई। अब कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, याद है एक्सपोनेंशियल और साइन का इंटीग्रेशन होता है कि नहीं होता? ठीक बाईपास है, से हो जाएगा। वो करना पड़ेगा बाईपास, इतना लंबा वैसे आता नहीं है, ठीक है। फिर भी बाई चांस आ जाए तो ये परफॉर्म करना, ये करके पर लाना वहां पे तुम्हें वाई की जगह टास्क। क्यू आएगा ना? किसकी जगह बच्चे? वाई की जगह लेफ्ट हैंड साइड। हाँ वाई की जगह तो सही कह रहे हैं, यहाँ पे क्यों आएगा। ये बाद में ई रेशो टी बाई आर से कट भी जाएगा, क्योंकि जब आप इंटीग्रेट करोगे तो मेरे ख्याल से एक को छोड़ोगे, पहले ई रेशो साइन का इंटीग्रेट करोगे, फिर ई का क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, ई का साइन का इंटीग्रेशन करोगे, और फिर दोबारा पूरे का इंटीग्रेशन करोगे, ऐसे करते हैं ना। यू इंटू वी का कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, एक को छोड़ा उसका इंटीग्रेशन माइनस के जो छोड़ा था उसका डिफरेंशिएशन इंटू वी, ऐसे करते हैं हम, है ना? ठीक है बच्चों, यस। ठीक है, तो उसके मेथड से करना है, पर हमें इतना कुछ करना नहीं है, तो मैं आपको बोर्ड लेवल पे बता रहा हूँ, अगर ये आता है तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आगे रखे नहीं आ रखे होंगे, तो एक बार दोबारा जल्दी से कर लेंगे, यहाँ से कुछ आधा पेज एक पेज छोड़ दो, ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूंगा, ठीक है ढंग से। तो यहाँ तक कर लिया हमने, इसका एक रिलेशन आता है, डायरेक्ट रिलेशन लिख रहा हूँ, जो करंट की फॉर्म में आएगा, वोल्टेज तो आपका यही है, अब करंट देखो घुमा फिरा के कितना आएगा, करंट आएगा आपका कुछ ऐसे, कैपेसिटिव है ना ये, कैपेसिटिव में करंट आएगा आपका वी नॉट अपॉन में जेड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आएगा। सर आपने ऐसे क्यों बनाया, अब मैं इसके पीछे लॉजिक बताऊंगा आपको, पहले उससे पहले थोड़ा सा रुक जाते हैं, पहले मैं जेड जानना चाहता हूँ। जेड होता है बच्चों इम्पिडेंस होता है, क्या होता है, इम्पिडेंस। अगर आपको याद हो, यहाँ पे दो आ गए, एक रेजिस्टेंस आ गया, एक रिएक्टेंस आ गया, दोबारा सुनो, क्या आ गया, एक रेजिस्टेंस और दूसरा क्या है, रिएक्टेंस, एक है रेजिस्टेंस एक है रिएक्टेंस, एक है रेजिस्टेंस एक है रिएक्टेंस। कभी भी जब भी हम Z को लिखेंगे तो Z को रेजिस्टेंस तो उसके अंदर ही है, लेकिन रिएक्टेंस भी है XC, अभी लिखना नहीं, समझ लो, प्लस, ये दोनों तो ओम है, लेकिन एक रेजिस्टेंस है एक रिएक्टेंस है, जब भी रिएक्टेंस को रेजिस्टेंस में ऐड करते हैं तो यहाँ पे इमेजिनरी वैल्यू को लेना जरूरी है, ध्यान से सुन लो। तो इसका जो इम्पिडेंस होगा, टोटल इम्पिडेंस होगा, वो होगा रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस। अब समझ में आ गया सभी को, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? तो ये आइटम है। और वो जे के हाँ हाँ, वही आइटा आइटा, हम इंजीनियरिंग में इसको जे यूज करते हैं, तो माइटा यूज कर लो, फिर पता नहीं कुछ और ना समझो, आइटा यूज करो, इसको छोड़ो, आइटा ले लो, आर प्लस इमेजिनरी एक्स। अब तुम्हें पता है कि जेड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आपको पता है जेड का मैग्नीट्यूड होगा, आपको पता है ये होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यस और नो, यही लेते हैं हम, मैग्नीट्यूड याद है, हम सभी यही लेते हैं, यस और नो, यस। यस। ठीक है। और यहां से ये जेड है मेरा, ये जेड है, अगर आर मेरा ये है तो एक्सी मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा। अब दो वेक्टर है, एक एक्सी वेक्टर है और एक आर वेक्टर। सर जे का मतलब क्या होता है, ध्यान से लो, जे का मतलब सर ने बताया होगा
90 डिग्री भी होता है। ऐसा कुछ बताया था सर ने जे का मतलब या आई का मतलब? ऐसा कुछ बताया क्या, नहीं बताया? अरे जल्दी बताओ। अरे आई का मतलब 90 डिग्री बताया कि नहीं बताया? बस हाँ या ना में ऐसा जवाब दो, तो नहीं बताया कि बताया। नहीं? नहीं नहीं बताया, बताया। चलो फिर भी जल्दी बताया करो ना आंसर। देखो कैसे सर, कैसे नहीं आंसर में। अच्छा बच्चों देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, आई लिखता हूं, ठीक है। आई एक्चुअली में होता है आपका e रेज टू पावर 5/2 आई होता है। सर कैसे? देखो e रेज टू पावर थीटा तो बताया होगा, e रेज टू पावर थीटा क्या बताया था? कॉस 5/2 प्लस आई साइन 5/2, ये तो बताया होगा कि नहीं बताया? ये भी नहीं बताया? ये भी नहीं बताया। बताओ। कॉस 5/2 होता है 0, साइन 5/2 होता है, तो आई निकल के आता है। क्या निकल के आता है? आई। ये है e रेज टू पावर 5/2 आई। ये जो थीटा होता है ना, थीटा, एक्चुअल में यही फाई होता है आपका। मैथमेटिकल मैथमेटिकल नोटेशन है। अब इतना गहराई में जाएंगे तो फिर पता नहीं पजल हो जाओगे। बस तुम्हें इतना याद रखना है, आई का मतलब कि 90 डिग्री। क्या समझोगे, क्या समझोगे बच्चों? आई का मतलब 90 डिग्री, बस। क्लियर हो गया सभी को? सभी को क्लियर हो गया? यस सर। यस ठीक सर। है। Yes, sir. अब बताओ, एक एक आर वेक्टर है और एक एक्स वेक्टर है, तो जेड तो इनके बीच में ही रहेगा, बिल्कुल बीच में रहेगा। वो कितना होगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स। जैसे हम उसमें करते थे ना वेक्टर फॉर्म में, वैसे। पर इसमें फेजर आ जाता है वो वेक्टर की तरह काम कर रहा है लेकिन फेजर है। यहाँ पे क्या है बच्चों? फेजर है। तो एक्चुअल में जो आपका फाई है ना, वो ये है फाई। क्यों सर, ये क्यों बता रहे हो आप फाई? याद करो, फाई होता किस किस के बीच में? सर वो वोल्टेज और करंट के बीच में होता है। बिल्कुल सही बात है। तो सर यहाँ पे मेरी करंट आ जाएगी, यहाँ पे मेरी वोल्टेज आ जाएगी। अभी देखते हैं कैसे। ये मेरा फाई है, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज बताओ, जो आपने वोल्टेज लिखी है, मेरी ये वाली वोल्टेज लिखी है, अगर मैं इसको ढंग से लिखूं तो पता है क्या वोल्टेज है बच्चों? V इज इक्वल टू वी आर प्लस आई वी सी है। तो वी आर क्या होगी आपकी? ये होगी वी आर, ये होगी क्या? वी सी। ठीक है। और वी क्या होगी बच्चे? इसके बीच में रहेगी। अगर बीच में रहेगी तो मुझे बताओ ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? वी वी सी रह जाएगी, ये वैल्यू वी सी रह जाएगी। और ये कितना है? फाई है। तो मैं पूछूंगा कि टेन फाई कितना है? टेन फाई कितना है बच्चों? टेन फाई नहीं, हम तो कॉस फाई से मतलब है, टेन फाई से क्यों? कॉस फाई। कॉस फाई कितना होता है? कॉस फाई, कॉस फाई होता है बच्चों आपका बेस, जो कि है वी आर, अपॉन में ये आपका हाइपोटेन्यूज जो कि है आपका वी। वी है ना आपका, हाइपोटेन्यूज वी है। वी आर कितना होता है? वी आर बच्चे, वी आर है करंट जितना फ्लो कर रहा था इसके अंदर सर्किट में, इनटू आर रेजिस्टेंस। आर रेजिस्टेंस। सर वी कितना हो जाएगा? जितना करंट फ्लो हो रखा था उसका टोटल इंपेडेंस। आई से आई कटा, तो मेरे पास जो कॉस फाई आ गया, पता है क्या आ गया बच्चों? आर अपॉन में जेड। और जेड क्या है बच्चों मेरा? जेड क्या है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ये है मेरा कॉस फाई। अगर मेरा रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो कॉस फाई मेरा जीरो बन जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होने की वजह से कॉस फाई की वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी। अगर कॉस फाई की वैल्यू रहेगी तो कुछ ना कुछ फाई भी रहेगा इसके अंदर। लिख लिया सभी ने? लिख लिया बच्चों सभी ने? तो वैसे इसका आई का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब यूज क्यों करते हैं? सिग्निफिकेंस क्या करता है? क्योंकि बच्चों जो आपका कैपेसिटर, जो कि देखो रजिस्टर क्या काम करता है? रजिस्टर होता है, रेजिस्टेंस होता है जो कि पावर को डिसिपेट करता है। अब हमने देखा कि रेजिस्टेंस, रजिस्टर होता है उसका रेजिस्टेंस होता है, ऐसी जो कैपेसिटेंस कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटेंस होता है। लेकिन हम दोनों को सोल्व कैसे करें? क्योंकि वहां पे जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कैपेसिटेंस है। आपको पता है कि कोई भी टू डिफरेंट वैल्यू को हम साथ में हम कभी भी एनालाइज नहीं कर सकते, हमने यूनिट डायमेंशन में पढ़ा। तो उन्होंने सोचा, इंजीनियर ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा रिलेशन होता ही होगा, क्योंकि सर्किट में यूज करने पर कुछ ना कुछ तो वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ इसका एक रेजिस्टेंस होगा।
उस रेजिस्टेंस को अलग से डिफाइन कर दे, उसको बोल देगा वो रिएक्टेंस है। क्या बोलते हैं बच्चों? रिएक्टेंस है। अब स्टिल देखा गया कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस में फर्क है। रेजिस्टेंस में देखा गया जैसा करंट होता है उसी डायरेक्शन में वोल्टेज होती है, लेकिन कैपेसिटेंस में देखा गया जिस डायरेक्शन में करंट होते हैं उसके 90 डिग्री फेज में वोल्टेज होती है। तो वो जब मैथमेटिक्स थे ना, उन्होंने बोला, इनको ये पहले से पता ही था, इसको यूलर फॉर्म बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता ना, लेकिन मैथमेटिक्स को तो पता ही था। उसने बोला कि इसको 90 डिग्री बोलेंगे, दोनों के बीच में 90 डिग्री है। इसका मतलब कि अगर मुझे इन दोनों को एक फेज में लाना है, दोबारा सुनो, अगर मुझे इन दोनों को एक फेज में लाना है तो मुझे इसमें 90 डिग्री क्या करना पड़ेगा बच्चों? ऐड करना पड़ेगा। वो इमेजिनरी ऐड करके बच्चों इस वजह से यहाँ पे एक आई का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जस्ट टू रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं। सर में आ गया? सर में आ गया नहीं आ गया? यस सर। मैथमेटिकल नोटेशन है सारी की सारी। अभी भी थोड़ा कम आया होगा पर ध्यान से देखते हैं, शुरू से एक बार दोबारा देखते हैं। सर जब आपने रेजिस्टेंस लिया था तो आपने बोला था जिस डायरेक्शन में करंट है मान के चलो उसी डायरेक्शन में मेरी बच्चों वोल्टेज आ रही है। सर जब आपने कैपेसिटेंस लिया था जिस डायरेक्शन में करंट है उसके नीचे क्या आ रही थी? वोल्टेज आ रही थी। यही आ रही थी, है ना बच्चों? यही आ रही थी। या फिर मैं वोल्टेज के रिस्पेक्ट में लूँ, जिस डायरेक्शन में वोल्टेज है उसी डायरेक्शन में क्या है बच्चों? करंट है। और जिस डायरेक्शन में वोल्टेज है उसके अपोजिट यहाँ पे क्या है बच्चों? आपका करंट। ठीक है, इस तरीके से हमारा सर्किट बन रहा है। सही बात है, पर एक चीज ध्यान से देखो, एक चीज बच्चों मैंने गलत बता दिया, यहाँ पे माइनस आई आता है। माइनस आई, हाँ तभी मैं कहूँ गड़बड़ कहाँ पे है। माइनस आई लगाना बच्चों, एक्स एल के साथ आई आता है। वैसे नहीं भी याद रखोगे तो एक मिले जरूरी नहीं है, जरूरी है मेले ये वाला डायग्राम। इतना नहीं भी करोगे ना, ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। आपको बस यहाँ तक बनाना है, इसको छोड़ो, फालतू बातें छोड़ो, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी तुम्हें भी। तुम सिंपल बनाओ, ये डायग्राम ये बना लिया सभी ने, ये लिख लिया? यस सर। ये लिख लिया क्या? ठीक है। यस सर। उसके बाद ये लिख लिया सभी ने, ये लिख लिया क्या? यस सर। ठीक है। अब ध्यान से देखो, करंट दोनों में सेम है कि नहीं है? मुझे बताओ, क्या करंट दोनों में सेम है कि नहीं है? सीरीज में है ना, सीरीज में करंट क्या होता है बच्चों? सेम होता है। अगर सेम होता है तो करंट को अगर मैं आई मान लेता हूं यहाँ पे, तो वी आर आपका उसी डायरेक्शन में है और वीसी आपका नीचे की डायरेक्शन में, और वीसी और वी आर दो वेक्टर हो गए, तो आपका वी वोल्टेज इस डायरेक्शन, ये आपकी वी वोल्टेज एक्चुअल में। अब तो क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? फेजर डायग्राम आपका ऐसा कुछ बनेगा। क्लियर यस हो गया सर। बच्चों? अब क्लियर हो गया सभी को? और जो आपका फाई है ना बच्चों, वो कहां से होता है? करंट और अप्लाइड वोल्टेज के बीच में, तो ये फाई है। ठीक है सर, ये फाई कैसे निकालेंगे बच्चों? ये फाई निकालेंगे, ये आपका वीसी है और ये आपका क्या है बच्चों? वी आर है। तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप टेन फाई निकाल लो। टेन फाई तो बहुत ईजी है, टेन फाई आपने निकाला परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जो कि हो गया आपका वी आर कितना बच्चों? वीसी, वीसी है आपका आई, आई इंटू एक्सी। ये कितना है? आई इंटू आर, आई से आई कटा, ये आ गया 1 में ओमेगा सी डिवाइड बाय आर। तो आपका जो टेन फाई हो गया वो हो गया बच्चे 1 में ओमेगा आर सी, ये हो गया टेन फाई। लेकिन जैसे ही देखो, ध्यान से देखो, सर इस डायरेक्शन में मेरा है आर, इस डायरेक्शन में मेरा है बच्चे एक्सी, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा आपको पता है? जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते तो क्या होता है इनका रिजल्टेंट? आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। तो अगर मुझे cos फाई यूज करना है तो cos फाई यूज करना है बच्चों, cos फाई होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब क्लियर हो गया? अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? तो दोबारा बता यस रहा हूँ, सर। ध्यान से देखो, शुरू से बता रहा हूँ। पहले निकाला आपने, वोल्टेज अप्लाई करी, करंट निकाला। जैसे ही करंट निकालूंगा तो मेरे पास ये इक्वेशन आएगी। भाई इतना ही करना है अभी के लिए, फिर उसके बाद ये कुछ नहीं करना है। उसके बाद सीधा मैं बता रहा हूँ रिजल्टेंट यही आने वाला है, आई टी इज इक्वल टू वी नॉट जेड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सर यहाँ पे जेड क्या है? जेड को मैंने मोड में क्यों लिया? क्योंकि वहां पे आई का लेना था, वो मैंने हटा दिया। अभी बस सीधा जेड का मोड लिखो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर मैंने ये कुछ नहीं करवाना, ये सब भूल जाओ।
ये इंजीनियरिंग का है ना, मैंने पढ़ रखा है तो इसलिए बहुत ज्यादा हो रहा है। सिर्फ सब रिमूव करो सब माइंड से। ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये आपका होता है, ये वी आर होता है, ये आपको पता है, ये वीसी होता है। तो उस फेजर डायग्राम से मैंने दो फाई निकाल दिए, एक टेन फाई और एक कॉस फाई। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? अब तो क्लियर हो गया सभी को, यस और नो? यस सर। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, एक बार दोबारा देखते हैं शुरू से। सर आपने वी टी अप्लाई किया था, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आपका जो करंट आया वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सर इसमें पाई बाय टू क्यों नहीं आया? सर बच्चे पाई बाय टू इसलिए नहीं क्योंकि प्योरली कैपेसिटिव भी नहीं था। सर इसमें जीरो क्यों नहीं आया? सर बच्चे जीरो इस वजह से नहीं क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव नहीं था। इसका मतलब कि क्या ये जीरो और 90 के बीच में रहेगा? बिल्कुल करेक्ट, जीरो और 90 के बीच में रहेगा। और देखो आ भी रहा है, जीरो और 90 के बीच में ही एंगल आ रहा है। ये तो बात हमें पक्का बिल्कुल बच्चे क्लियर हो गए। अब जो फाई की वैल्यू कैसे निकाले? तो हम निकालेंगे कॉस फाई से। कॉस फाई का फॉर्मूला याद रखना है आर अपॉन जेड। सर जेड क्या होता है? हमेशा ये याद रखना है आर अपॉन जेड। ये तो फॉर्मूला याद रखना ही रखना है। क्यों सर? अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रखा तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी। अगर याद रख लिया तो क्या होगा? बहुत ही आसानी हो जाएगी। कैसे सर? ध्यान से देखो, पहले वाले केस में ओनली रजिस्टिव था, रजिस्टिव की केस में जेड मेरा क्या होगा? आर ही होगा। आर अपॉन आर क्या होता है बच्चों? वन होता है। तो कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी बच्चों? कॉस फाई की वैल्यू वन हो गई। समझ में आ गया? क्या बात क्लियर होगी सभी को? यस और नो? ठीक है, क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है। अब जब हमने कैपेसिटर रजिस्ट किया तो क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस है कि नहीं है? पहले बताओ, क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस है कि नहीं है? प्योरली कैपेसिटिव में रेजिस्टेंस है कि नहीं है? नहीं। नहीं है। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो cos फाई की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। देखो जीरो तो निकली थी, कहाँ गई जीरो? ये भी जीरो। समझ में आ गया? देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। प्योरली इंडक्टिव में क्या रेजिस्टेंस है? प्योरली इंडक्टिव में क्या रेजिस्टेंस है? सर नहीं है। तो इसमें भी cos फाई क्या होगा? जीरो आ गया। cos फाई क्या होगा बच्चों? जीरो आ गया। इसमें जीरो नहीं होगा, एक तो रेजिस्टिव में जीरो नहीं होगा और इस फॉर्म में भी नहीं। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे जो जेड की वैल्यू है ना वो है सर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। और सर यहाँ पे एक्सी क्या है? आपको बता चुका हूँ, एक्सी है वन अपॉन में ओमेगा। अब बताओ, अब सारे पॉइंट क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? जल्दी बताओ। क्लियर है एवरीवन? सभी को क्लियर हो गया? हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गए सभी को? यस यस सर। सर। Yes, sir. अच्छा मुझे बस इतना बता दो कि इसमें बच्चों पावर डिसिपेट होगी कि नहीं होगी? जीरो आएगी कि कुछ ना कुछ आएगी पावर? क्या लगता है आपको? cos फाई तो जीरो है नहीं, तो कुछ ना कुछ पावर क्या होनी चाहिए बच्चों? पक्का डिसिपेट होने। कुछ दूसरा तो आपको पता है रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस तो पावर क्या करता है? डिसिपेट तो करता है। इसका मतलब कि एवरेज पर तो कुछ ना कुछ पावर होगी ही होगी, जो कि होगी किसके बराबर? वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। वी आर एम एस कितना है बच्चों? वी नॉट डिवाइड बाई टू। ये कितना है? आई नॉट डिवाइड बाई टू। कॉस फाइव कितना है? आर अपॉन जेड का मोड। ये टू टू है, रूट टू, रूट टू। ठीक है। सर वी नॉट तो अप्लाई कर रखा था, ये रूट टू हो गया। आई नॉट अभी आपने निकाला वी नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट जेड। चेक कर लो, ये देखो ये रहा। ठीक है, तो ये कितना है? आर अपॉन मोड जेड। तो एक तरीके से ध्यान से देखो, ये क्या बन गया? वन बाय टू वी नॉट स्क्वायर आर अपॉन मोड जेड का स्क्वायर, ये बन गया। इसका मतलब कि हाफ वी नॉट स्क्वायर आर, अंडर रूट तो हट जाएगा, बचेगा क्या? आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। क्या सर मेरे को रटना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं रटना चाहिए। सर मुझे क्या याद करना चाहिए? अगर आप मेरे को बोलो तो मुझे क्या याद करना चाहिए? बस इतना याद रखना चाहिए कि अगर आरसी सर्किट है ना, आरसी सर्किट, अगर वोल्टेज आपका वी नॉट ओमेगा डीटी है तो ध्यान कर लो, आपको ये वाली इक्वेशन याद रखनी चाहिए बस। ये और एक जेड वाला फॉर्मूला,
ये फेजर डायग्राम याद होना चाहिए जिसमें cos फाई की वैल्यू आप निकाल सको, ठीक है। और आपका फेजर डायग्राम भी तो बना सकते हो वैसे उस वाली इक्वेशन से। और ये वाला फॉर्मूला, बस और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी तो सब आप निकाल ही लोगे वहां एग्जाम से। हाँ जी बच्चों, हो गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन कर ले छोटा सा, ठीक है, तो क्वेश्चन कर ले, उससे आइडिया हो जाएगा आपको। तो मान के चलो कि एक सीरीज है, रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटेंस है, एक सप्लाई है वोल्टेज V, R की वैल्यू दे रखी है बच्चों 100 ओम, कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है बच्चों 100 माइक्रोफैरेड, V दे रखा हमें 200 साइन 100t, ये दे रखा है वोल्ट। बहुत सारी वैल्यू निकालेंगे। पहली वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है एक्सी, एक्सी क्या होता है 1 में ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 100। 100 है। सर साइन ओमेगा टी होती है तो 100 हो गया। सर कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है 100 इंटू 10⁻⁻6, ऊपर जाके कितना दे देगा सर? 100 ओम दे दिया, 100 ओम दे दिया बस। दूसरा निकालना है जेड, इम्पिडेंस निकालना है जेड। इम्पिडेंस अभी बताया था क्या होता है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है? 100, ये भी कितना है? 100। तो मैं डायरेक्ट लिख लूँ 100√2, यस और नो? लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? यस और नो बच्चों? यस। यस सर। ठीक है। तीसरा बनाना है फेजर डायग्राम। सर फेजर में आप सबसे पहले बनाओ यहाँ पे आई, यहाँ पे बनेगा वी आर। सर जो वोल्टेज होते हैं लेग बिहाइंड होते हैं वीसी, सही बात है। जो आपका रिजल्टेंट होगा वोल्टेज वो ये बनेगा, सही बात है, ठीक है। तो एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? एंगल, सर एंगल अभी बताया था आपने 10, जो थीटा बताया था वो बनाया था आपने सर R/XC। सर ये कब बताया आपने? ये रहा, सॉरी XC/R, माई मिस्टेक, पाई है ना, पाई क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन XC/R। XC कितना है आपने निकाला? 100, ये भी कितना? 100, 101, मतलब ये कितना एंगल हो गया बच्चों? 45, 45 हो गया। cos 45 कितना होता है? cos 45, अंदर 1/√2। ये 1/√2 क्या है? आप बोलोगे 1/√2 पावर फैक्टर है। क्या है बच्चे? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर भी निकाल देखो आसानी से, ठीक है। सर आप ना सर वो निकाल के दिखाओ मेरे को, IRMS, IRMS निकाल के दिखाओ। निकाल लेंगे वोल्टेज VRMS भी निकाल लेंगे, जो बोलोगे वो निकालेंगे। VRMS निकाल देते चलो पहले। सर VRMS तो बहुत सिंपल है, V0 डिवाइड बाय √2। V0 कितना है? 200, तो 200 डिवाइड बाय √2 है। ऐसा करो सर, मुझे √2 पसंद नहीं है, √2 नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये कर गया 100 से। तो बच्चों VRMS हो गया 100√2, खत्म। सर ऐसे IRMS भी निकाल दो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। IRMS बताया था मैंने, याद करो तो I0 डिवाइड बाय √2। सर I0 थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, आपने बताया था V/Z, V0/Z, और √2 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 1/√2 तो ठीक है। V0 क्या है? मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बच्चों? 200, 200 लिख दिया। सर Z की वैल्यू भी आपने निकाली थी, Z Z Z Z 100√2, 100√2, 200 पूरा कर गया। IRMS कितना आ गया बच्चों आपका? 1 एम्पियर आ गया। सर में आगे नहीं आया बच्चों? यस और नो? यस सर। यस। सर अब तो मैं पावर फैक्टर भी निकाल दूंगा, बिल्कुल, सॉरी एवरेज पावर, बिल्कुल सही बात है, एवरेज पावर भी निकाल लोगे। एवरेज पावर का फॉर्मूला पता है सर? VRMS IRMS cos फाई, ये तो बचपन से याद है। सर VRMS निकाला मैंने 100√2, IRMS निकाला 1,
cos फाइव अभी निकाला 1/√2 कितनी होगी बच्चे 100 वॉट। खत्म होगी, खत्म बात। यही है, बिल्कुल यही है सर। इतना आसान क्वेश्चन तो आ नहीं सकता। तो सर मुझे करंट की वैल्यू भी तो बताओ। करंट करंट की वैल्यू बताओ सर, करंट की एनी टाइम टी, एनी टाइम टी के बताओ। मैंने बच्चों ये बोला था जब भी आपको वोल्टेज पता है 200 साइन ओमेगा टी है तो करंट क्या होगा सर? करंट होगा आपका, ध्यान से देखो क्या होगा, वी नॉट बाय जेड मतलब आई नॉट साइन। बच्चे इसमें जो कैपेसिटिव होता है, जब भी कैपेसिटिव आ जाए तो इसमें अहेड होगा करंट की लैग करेगा? पहले बताओ, अहेड होगा कि लैग करेगा? पहले तो बताओ, जब भी कैपेसिटिव आ जाए तो करंट लैग करता है कि अहेड करता है? कैपेसिटिव आने से रेजिस्टेंस से तो फर्क नहीं Ahead पड़ता, होता है। क्या अहेड करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे +5 होगा बच्चे। क्या होगा? +5 होगा। -5 क्यों नहीं ले सकते हमेशा? क्योंकि बच्चे -5 इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि -5 लेने से वो तो लेग बिहाइंड हो जाएगा करंट, लेकिन करंट तो कैपेसिटिव सर्किट में अहेड होता है इस वजह से। तो बस अभी आपने आई नॉट की वैल्यू निकाली थी क्या? आई नॉट की वैल्यू नहीं निकाली थी सर। वी नॉट की वैल्यू कितनी थी? वी नॉट की वैल्यू थी वी नॉट 200 और जेड की वैल्यू थी 100√2 साइन 100t। सर फाइव की वैल्यू तो निकाली थी आपने। फाइव की वैल्यू, ओनली फाइव की वैल्यू थी 45, मतलब कि प्लस में 5/4। मतलब देखो कितने प्यार से हमने इक्वेशन निकाल दी पूरी की पूरी। 2 से 2 कटा, 2/√2 कितना होता है बच्चे? √2 होता है। तो √2 साइन 100t प्लस 5/2। हाँ जी बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? बच्चे बताओ, कोई दिक्कत लग रही है क्या आपको कुछ भी? नहीं सर। सर में आ गया आराम से? यस और नो? अगर आपसे यस पूछ सर। ले कि अगर मेरे को सर रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज बताओ, कैसी बात कर रहे हो, कितना आसान है। सर ये बताओ, आप रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज पूछ रहे हो वी एनी टाइम टी, तो सर ये तो बहुत ही सिंपल नहीं होगा सर? आर इंटू आई टी। बस बस आर की वैल्यू कितनी? 100। 100 को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया बच्चे? 100√2। और बाकी सब सेम, साइन 100t प्लस 5/2, बात ही खत्म। बस, सॉरी 5/4, 5/4 आएगा भाई, 5/, ठीक है सर। उसके क्रॉस भी निकालो इंडक्टर के। इंडक्टर में कौन सी नई चीज है? इंडक्टर में ले लेंगे क्या? XL इंटू में IT। सर एक्स, सॉरी कैपेसिटिव है ना, कैपेसिटिव, कैपेसिटिव में क्या ले लेंगे? XC इंटू IT। ठीक है सर। XC की वैल्यू आपने निकाली थी 100, तो वही ले लें दोबारा, बिल्कुल 100। 100√2 साइन 100t प्लस 5/2। बताओ भाई, कोई डाउट है यहाँ तक? पूछ लो, अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। ये एनी टाइम टी है, जैसे जैसे टी की वैल्यू चेंज होती रहेगी तो उनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। क्लियर हो गया बच्चों? सभी को क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. यस। ठीक है सर। अभी तक ना आपने, अभी तक आपने वी की वैल्यू नहीं बताई। वी की वैल्यू, वी की वैल्यू, वी की वैल्यू, वी की वैल्यू बताई। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ मैं कहूँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ है। सर आपने ध्यान नहीं दिया, देखो ध्यान देने से ना ये दिक्कत होती है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, ये मेरा रेजिस्टेंस वोल्टेज है, ये मेरी कैपेसिटिव वोल्टेज है। आपने ध्यान से देखा हो तो रेजिस्टिव वोल्टेज यहाँ पे है और कैपेसिटिव वोल्टेज यहाँ पे। दोनों में कितना फेज डिफरेंस है बच्चों? कोई बताएगा मेरे को, दोनों में कितना फेज डिफरेंस है? 90 का फेज डिफरेंस है। मानते हो कि नहीं मानते? यस और नो? यस और नो बच्चों? वी आर और वी सी में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? यस सर। Yes, sir. यस। अब जल्दबाजी में ये गड़बड़ होती है, देखो मैग्नीट्यूड वाइज तो ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस के क्रॉस था +π/4
अगर मैंने यहाँ पे प्लस पाई और 4 लिया तो दोनों में तो फेज डिफरेंस 0 ही हो गया। भाई फेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस कर दो 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। अब देखो इसका फेज डिफरेंस माइनस इसका फेज डिफरेंस, तो π/4 माइनस माइनस π/4 बिकम π/2। ये है, यहाँ पे माइनस लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैपेसिटी वोल्टेज तो लेग बिहाइंड होती है। मैंने लेग बिहाइंड ही नहीं बनाया तो गलत हो गया मेरा कौन सा। सभी को क्लियर हो गया? अब बताओ, अब क्लियर है बिल्कुल आंसर, क्लियर है एवरीवन? यस सर। yes, यहाँ पे माइनस साइन लगाओ, लिखो पहले, बहुत जरूरी है पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट ही है, बहुत जरूरी, लिखो। हियर माइनस साइन इंडिकेट दैट, हियर माइनस साइन इंडिकेट दैट कैपेसिटिव वोल्टेज is lagging behind the current. Capacitive voltage is lagging behind the current by π/4। तो देख लो करंट की इक्वेशन क्या थी, मेरी जनरल करंट की इक्वेशन ये थी, और ये कितनी है, माइनस के, तो हो गया ना 90 का डिफरेंस, बस बिल्कुल करेक्ट है मेरा तो। ठीक है बच्चों, क्लियर है? क्लियर हो गया ये हाँ वाला सर। क्वेश्चन? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है छोटा सा, बस ये करेंगे, उसके बाद प्योरली मतलब रजिस्टर इंडक्टर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो लिखो एक क्वेश्चन लिखो, तरीके से लिखना है, एक प्रॉपर क्वेश्चन लिखना है। ये क्वेश्चन आ रखा है, ए बल्ब इज रेटेड एज, ए बल्ब इज रेटेड एज 100 watt 100 volt। ए बल्ब इज रेटेड एज 100 watt 100 volt। what should be the capacitance, what should be the capacitance applied in series, what should be the capacitance applied in series to the bulb, what should be the capacitance applied in series to the bulb so that it provide the same rated power, it provide the same rated power with AC source of, AC source of 200 volt 50 hertz। अब इसको आप बस 10 मिनट दे दो, 10 मिनट में मुझे आपकी बिल्कुल प्योर 100% कंसंट्रेशन चाहिए। अब इसमें छोटी छोटी चीजें वो बताना बहुत जरूरी है। कहीं पे यहाँ पे बच्चों मैंने साइन वाइन यूज किया है क्या, पूरे कहीं पे भी क्वेश्चन में साइन यूज किया है कि नहीं किया है, पहले बताओ। नहीं सर। नहीं किया है? नो। तो जब भी ध्यान से देखो, जब भी कभी भी ऐसे वोल्ट वोल्ट गिवन होगी ना, तो ये लिख लो पॉइंट बना के, ये आपके हमेशा आरएमएस वैल्यू होंगी, ये आरएमएस वैल्यू है आप, ये वाली 100 वाली, ये सारी की सारी क्या है बच्चों, आरएमएस वैल्यू, ये याद रखनी। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? यस और नो? यस सर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिख लो। व्हेन ओनली 200, ओनली 200 वोल्ट गिवन, दैट इज ओनली आरएमएस वैल्यू। पर वो एसी लिखाना चाहिए, एसी सोर्स है, ऐसा नहीं कि 200 है तो डीसी भी तो हो सकती है, पर एसी सोर्स होगा। अगर ऐसे लिख रखा है एसी सोर्स के साथ 200 वोल्ट है, तो वो मैक्सिमम वोल्टेज नहीं है, वो आरएमएस वोल्टेज है। क्या ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्या यस ये सर। बात सबको क्लियर हो गई अच्छे से? देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बहुत बच्चे गड़बड़ी करते हैं, इसलिए मैंने शुरू से बता रहा हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट ये था। अब इस सर्किट को कैसे बनाऊं मैं, ध्यान से देखो। इसने बोला कि एक रेजिस्टेंस, एक बल्ब है मेरा, बल्ब का आपको पता रेजिस्टेंस होता है, उसके साथ में कैपेसिटेंस लगाना चाहता हूं, ताकि जो मैंने अप्लाई कर रखे ना वोल्टेज, एसी सोर्स कितने अप्लाई कर रखे हैं, आप बोलोगे सर 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज अप्लाई कर रखी है, इतने अप्लाई हो, और इसको 100 वॉट मिले और 100 वोल्ट भी मिले, दोनों चीज मिलनी चाहिए फिर इसको। बात तो सही है, बात तो सही है। तो सर ये चीज बताओ, एक चीज बताओ मेरे को, कुछ कुछ फॉर्मूले याद है, आपने बोला था सर ये वी आर है, ये वीसी है। अगर मेरे को आरएमएस चाहिए ना, ध्यान से देखो, आपने ऐसी इक्वेशन पढ़ रखी है, आपने इम्पिडेंस भी पढ़ रखा है, इम्पिडेंस आपने पढ़ा था, इम्पिडेंस पढ़ा था अभी आपने,
तो उसमें हमने क्या देखा था, हमने टोटल जेड इम्पिडेंस निकाला था, याद करो तो हमने निकाला था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये निकाला था बच्चों, यस और नो, ये निकाला था सबने, है ना। अगर मैं दोनों तरफ आई 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 की मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब यहाँ पे भी ले आता हूं आई, यहाँ पे आई स्क्वायर ले आता हूं, यहाँ पे भी आई स्क्वायर ले आता हूं, एक चीज सोचो, ये तो टोटल वोल्टेज हो गई, ये क्या हो गया सर, ये हो गई मेरी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, और ये होगी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। बात तो सही है, बात तो सही है सर, ठीक है। तो सर क्या मेरे को, अगर मैं इसको वीआरएस में भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, वोल्टेज ये सारी वीआरएस में ही है, ये वोल्टेज सारी की सारी किसमें है, आरएमएस में ही वोल्टेज है, आरएमएस में वोल्टेज है। तो सर जो वी है आपकी 200 ले लूं, बिल्कुल बस सही बात है, इसको 200 ले लूं। सर वी आर कितना है, सर मेरे को वी आर पता ही नहीं है, तो पहले वी आर निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे बच्चों, वी आर निकालना पड़ेगा। वी आर के लिए आपको पता चाहिए आई इंटू आर, सर रेजिस्टेंस भी नहीं पता, पर हमें दो चीज पता है, एक वॉट पता है और एक वोल्टेज पता है। आपको पता है पी का फॉर्मूला होता है वी इंटू आई, जनरल फॉर्मूला, और एक और भी होता है सर वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो आर की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, वी स्क्वायर अपॉन में पी, मतलब का 100 का स्क्वायर अपॉन में 100, कितना होगा बच्चों, 100 ओम होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, चेक करो एक बार, क्या ये बात सबको क्लियर हो गई। हाँ जी बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कोई डाउट आ रहा है क्या यहाँ पे किसी को। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों। अब ठीक है, एक आवाज आ क्वेश्चन रही है रहना बच्चों, आवाज आ रही है अब। Yes, सर। sir. है। यस सर। वैसे मैंने ध्यान नहीं दिया, वी आर की वैल्यू दे तो रखी थी 100 वोल्ट, दे तो रखी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 200, 100 वोल्ट दे ही रखे, तो 100 के लिए यूज करते हैं, 100 का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ठीक है। 100 है, ये 200 हो गया बच्चों, ये हो गया, स्क्वायर कर दो बोथ साइड। तो अगर वीसी भी बोलना चाहता हूँ, वीसी वीसी भी निकाल सकते थे, वीसी की वैल्यू कितनी होती, 4000 माइनस 10,000 ब्रैकेट में होती अंडर रूट ऑफ 30,000 वोल्ट, ये हो जाता, ठीक है, ये हो गया। अब मैं निकालूंगा यहाँ से करंट, हमें रेजिस्टेंस पर चल गया, जो वी आर होता है, वी आर वोल्टेज क्या होती है सर, वी आर होती है आर इंटू आई। सर वी आर आपने 100 था, ये भी 100 था, तो आई की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, यहाँ से होगी आई की वैल्यू 1 एम्पियर होगी, ठीक है। अब सर कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होते हैं वो आपने बता रखा है आई इंटू एक्सी, बिल्कुल सही बात है, आई करंट है आपका, ठीक है। वीसी की वैल्यू कितनी निकली है, वीसी की वैल्यू निकली है बच्चों अंडर रूट में 30,000, ये निकली है ना, सही निकाली हमने, ठीक है। अंडर रूट में कितनी निकली है बच्चों, 30,000। सर इसकी वैल्यू होते हैं 1 अपॉन में ओमेगा सी, बिल्कुल सही बात है। सी की वैल्यू क्या है भाई, सर आई अपॉन में ओमेगा अंडर रूट ऑफ 3000। सर ओमेगा तो मुझे पता ही नहीं, पता है कैसे सर, 2 पाई एफ होता है, एफ की वैल्यू कितनी है, 50 हर्ट्ज बोल रखी है, तो 2 पाई इंटू 50 अंडर रूट ऑफ, ये वैल्यू बच्चों, फाइनल आंसर आ गया आपका 100 पाई अंडर रूट ऑफ, बल्कि 100 और बाहर ले लूंगा, 100 का स्क्वायर अंडर रूट 3, अंडर रूट आ गया 3, तो कितना आ गया 1 अपॉन में अंडर रूट 3 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 फैराड, ये आंसर है आप, इसको भी आपको और रूट से हटाना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट में निकालना पड़ेगा।
ये आ गया वैल्यू आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू। सर में आ गया बच्चों, यस और नो? तो दोबारा देखो क्या किया हमने, Yes, sir. दोबारा देखते हैं, बस 1 मिनट दोबारा दे रहा हूँ। बस कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालने के लिए बोला था, सप्लाई ये है और ये है। मैंने पहले बोला था जब भी ऐसा सिंगल सिंगल वैल्यू गिवन हो तो आपको आरएमएस वैल्यू कंसीडर करनी है। तो जैसे आपका इंडक्टेंस होता है ऐसे ऐसे ही आपका वोल्टेज की टर्म में हमने क्या निकाला, वीसी निकाला। वीसी निकाला तो वो हमने इस इक्वेशन से निकाल दिया। फिर हमें रेजिस्टेंस भी निकालना था, हमने रेजिस्टेंस निकाल दिया, वी स्क्वायर अपॉन पी, जो हम बहुत टाइम से निकालते आ रहे हैं, ये निकाल दिया। और उसके बेस पर हमने करंट निकाल दिया। अब बस VC इक्वल टू आई एक्स सी होता है, उसी के बेस पर हमने आंसर निकाल दिया कैपेसिटेंस की वैल्यू। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते। क्लियर हो गया बच्चों सभी को? Yes. Yes, sir.